किसी के पास एक पेज है रफ वाली? चना खाएं आप लोग? चने ले लो, चने। ऐसे टाइप के उसमें मूंगफली देते ना, खाए? तो ये जो एंगल बनता हुआ दिख रहा है इसी को कहते हैं सॉलिड एंगल। मतलब लीनियर चीजों से बना हुआ जो एंगल है वो है प्लेन एंगल, जो कि एक पॉइंट पे टोटल 360 डिग्री होता है। और सॉलिड एंगल कहने का मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के द्वारा बना हुआ जो एंगल होता है किसी पॉइंट पे, उसे कहते हैं हम लोग सॉलिड एंगल। तो 3 डायमेंशनल एंगल है ये पूरा एंगल इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। अब अगर मैं इसे डायग्राम से दिखाऊं, मान लो कि ये कोण है, तो ये वाला जो एंगल है इसे कहेंगे सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इसे डिनोट करते हैं मान लो ओमेगा से, बड़ा वाला ओमेगा कहते हैं, बिग ओमेगा। ये होता कितना है, तो ये वाला जो एरिया है यहां से मान लो इसकी रेडियस आर है और इसका जो एरिया है वो ए है, एरिया ds है। तो अब अगर एरिया परपेंडिकुलर ना हो सरफेस पे, किसी एंगल पे मान लो एरिया परपेंडिकुलर नहीं हो किसी एंगल पे, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा एरिया का, वो हो जाएगा एरिया का cos थीटा। तो ds cos थीटा बाय आर स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं इसे एरिया बाय आर स्क्वायर। लेकिन ये कौन सा एरिया, सरफेस पे परपेंडिकुलर वाला एरिया। ठीक है, अगर आपको ये छोटा लिखना है, पूरा लिखना है, अगर पूरा ओमेगा हमको इस पॉइंट पे पूरा निकालना है सॉलिड एंगल, तो ये पूरा आर रेडियस का चीजें कंसिडर करेंगे। और अगर आर रेडियस को कंसिडर करेंगे तो जो इस एरिया हो जाएगा वो स्फीयर का एरिया हो जाएगा, और स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 पाई। तो किसी एक पॉइंट पे जो टोटल सॉलिड एंगल होता है वो कितना होता है 4 पाई एट एनी पॉइंट। टोटल सॉलिड एंगल जो है वो 4 पाई होता है किसी एक पॉइंट पे। अब सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में रिलेशंस होते हैं, जो कि रिलेशंस हमको अक्सर क्वेश्चंस बनाने में काम आते हैं। उस बात को भी समझते हैं कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच का जो रिलेशन है उसे कैसे निकालेंगे, कैसे डराइव करेंगे। तो मान लो कि यही वाला कोण है, थोड़ा कोण को बड़ा कर लेते हैं। ये कोण है, ठीक है। सेंटर से इसे मिलाया, तो ये वाला एंगल को प्लेन का हाफ एंगल कहते हैं, इसे कहते हैं हाफ एंगल ऑफ कोण। ये प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल मतलब 2D एंगल। और ये जो पूरा बन रहा है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। मान लो वो एंगल बन रहा है डी ओमेगा। अब प्लेन एंगल से डी ओमेगा की वैल्यू हमको निकालना, सॉलिड एंगल की वैल्यू निकालना। प्लेन एंगल का मतलब क्या हुआ, जो मैंने ये कोण बनाया, इस कोण का ये जो 3 डायमेंशनल एंगल दिख रहा है ये है हमारा सॉलिड एंगल, इसी को हमको कैलकुलेट करना है। प्लेन एंगल सेंटर से इसके सेंटर को ज्वाइन करें, और इसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर देखेंगे तो ये ट्रायंगल हो गया। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा ये ट्रायंगल जैसा।
तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, मतलब स्लेंट हाइट कोन का जो वर्टिकल के साथ प्लेन में एंगल बना है, वो है 2 डायमेंशनल एंगल, 2D एंगल, जिसे कि हम लोग हाफ एंगल कहते हैं। ठीक है, बात विजुअलाइज हो गया, एज्यूम हो गया। एंगल जो अल्फा है वो प्लेन एंगल है, मतलब 2 डायमेंशनल एंगल है। कौन सा एंगल है? कोन का स्लेंट हाइट, जो कोन के एक्चुअल हाइट के साथ प्लेन में एंगल बनाता है। ये हाइट हो गई, ये कोन का स्लेंट हाइट हो गया, तो प्लेन के हिसाब से जो एंगल दिखेगा वही वाला एंगल है अल्फा। क्लियर? अब उसको हमको निकालना है, तो हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब देखो कॉन्सेप्ट क्या है सॉलिड एंगल का? परपेंडिकुलर एरिया अपॉन आर स्क्वायर करना, मतलब एरिया बाय आर स्क्वायर करना है कुल मिलाकर के हमको। इस सॉलिड एंगल को क्या करना है? एरिया बाय रेडियस, यहां से लेकर के यहां तक का जो है रेडियस है वो आर हो गया, तो रेडियस का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो अब एरिया कैसे निकलेगा? तो अब आप समझो कि इस आर रेडियस को मान करके हम यहां पर एक स्फीयर कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? स्फीयर। ठीक है, तो मतलब इस कोन को ढकने के लिए ये जो रेडियस, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस रेडियस, इधर वाला भी डिस्टेंस रेडियस, तो इसके रेडियस मान करके जो चारों तरफ पूरा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में बनाएंगे, तो ये जो टुकड़ा बनेगा, जो ढक्कन स्फीयर का होगा, जो प्रॉपरली इसको ढक देगा, तो हर पॉइंट से जब रेडियस ड्रॉ करेंगे तो वो वाला एरिया पे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा। तो एरिया पे हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा, तो इसलिए हमको सिर्फ ये स्फीयर का एरिया लिखना है। मतलब ये जो स्फेरिकल पार्ट बन रहा है यहाँ पर छोटा सा, उसका हमको एरिया निकालना है। उसमें रेडियस से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो छोटे से पार्ट है उसका एरिया हमको निकालना है। मतलब आप अगर आप समझो इस बात को, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो कि हमारे पास एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर हमने एक कोन बना दिए, तो हमको ये वाला पार्ट का एरिया निकालना है, टोपी जैसा जो बन रहा है। विजुलाइज कर पा रहे हैं? कौन से पार्ट का एरिया चाहिए? जो टोपी जैसा बनेगा स्फीयर का, वो हिस्सा। मतलब एक बॉल ले लो, उसे ऐसा कट कर दो, या एक एप्पल ले लो, उसे ऐसा कट कर दो, तो जो बनता हुआ दिख रहा है ना, उसका एरिया चाहिए हमको टुकड़े का। बराबर? कितने लोग एज्यूम कर पाए? ठीक है, अब उसी का एरिया हमको निकालना है। ठीक है, कोशिश करें निकालने का। देखो, मुझे लगता है कि मुझे डायग्राम को थोड़ा और बड़ा कर लेना चाहिए। किच नहीं, ये स्फीयर हो गया, ये इसकी हो गई रेडियस, ये मैंने पकड़ लिया कोन, ये इसका सर्कुलर फेस हमको दिखेगा। ठीक है, हमको इस पार्ट का एरिया चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, यहां से ये वाला एंगल अल्फा है जिसको हम हाफ एंगल कह रहे हैं, मैं यहां से प्लेन में थीटा एंगल पे छोटा सा पार्ट यहां कंसिडर करता हूं, एंगल होगा उसका डी थीटा। कोई दिक्कत? यहां इसके ऊपर एक स्ट्रिप कंसिडर करते हैं, तो बताओ इस स्ट्रिप का जो रेडियस होगा वो जाएगा आर साइन थीटा, तो उस स्ट्रिप का जो छोटा एरिया होगा वो कितना होगा? स्ट्रिप को ऐसे अगर वो उस स्ट्रिप को काट करके हम हटाएं तो सरकमफ्रेंस उसकी लेंथ हो जाएगी, और उसकी थिकनेस डी एक्स हो जाएगी। ये थिकनेस डी एक्स, जिसे हम एक्चुअली में उस टर्म में क्या बोलेंगे? आर डी थीटा बोलेंगे ना, हाँ कि नहीं? पहले से जानते हैं ना थिकनेस को आर डी थीटा लिखते हैं। ओ पीछे वाले भैया थोड़ा ध्यान दो, आर डी थीटा। तो ये जो डी एस होगा वो लेंथ 2 पाई रेडियस, रेडियस मतलब आर साइन थीटा इंटू
dx बोले तो r d थीटा ये लिखेंगे, ठीक है। तो 2 पाई r साइन थीटा इंटू r इंटू डी थीटा, ये हुआ इस छोटे से स्ट्रिप का, जो स्ट्रिप बन रहा है उस स्ट्रिप का हमारा एरिया, और हमको टोटल एरिया चाहिए। उसके लिए इसी एरिया को हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, मतलब हमको इंटीग्रेट करना है 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा को, जिसमें थीटा वेरिएबल है। ये स्ट्रिप कम से कम हम यहां बना सकते हैं, तो एंगल थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 0, और ये स्ट्रिप ज्यादा से ज्यादा हम यहां बना सकते हैं, तो जब यहां बनाएंगे स्ट्रिप तो थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, अल्फा। तो लिमिट हो गया हमारा 0 टू अल्फा, जिसमें 2 पाई r स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर कर लेते हैं। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट फ्रॉम 0 टू अल्फा, ये माइनस को बाहर रख लेता हूं, माइनस 2 पाई r स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू, ये माइनस अंदर लेके जाएंगे तो 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। तो ये जो हमारा एरिया आया वो हो गया 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा। तो बताओ जो सॉलिड एंगल आएगा ये वाला, जिसे हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, डी ओमेगा, कितना होगा वो बताओ, एरिया बाय आर स्क्वायर। तो एरिया उतना आ गया, उसे आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू, ये बड़ा वाला छोटा ओमेगा ही यूज करते बार बार, कंफ्यूजन ना हो आपको, डी ओमेगा इक्वल टू एरिया बाय आर स्क्वायर। तो ये जगह 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। तो ये हमारे लिए कॉन्सेप्ट हो गया 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, एक फॉर्मूला बन के आ गया सॉलिड एंगल निकालने का, जिसमें से अल्फा कौन सा एंगल है, हाफ कोन एंगल, ठीक है, कोन का आधा एंगल, क्योंकि पूरा एंगल तो 2 अल्फा हो जाएगा ना, तो ये वाला एंगल जो है वो अल्फा है, मतलब इसे कोन हाफ एंगल बोल सकते हैं, हाफ एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसी में देख लो आप ध्यान से, अगर हम हेमी स्फीयर ले लें, मतलब आधा स्फीयर, तो आधा स्फीयर लेंगे, इस वाले में देखो आधा स्फीयर लेंगे, तो ये जो अल्फा हो गया वो कहाँ आ जाएगा, 90 आ जाएगी, आधा स्फीयर का मतलब ये, तो 90 हो जाएगी, तो cos 90 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, तो कितना हो जाएगा वो, सॉलिड एंगल 2 पाई, पूरा स्फीयर 4 पाई बनाता है, आधा स्फीयर कितना बनाएगा, 2 पाई बनाएगा। पूरा स्फीयर अगर लेना है तो पूरा स्फीयर लेंगे तो ये कितना जाएगा, 180, cos 180, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, तो 2 पाई इंटू 2 4 पाई, सॉलिड एंगल बन रहा है एक पॉइंट पे, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो कोई भी स्फीयर, मतलब स्फीयर का पार्ट कितना सॉलिड एंगल बनाएगा उसका ये रिलेशन हो गया 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, जिसमें अल्फा कौन सा एंगल है, कोन का हाफ एंगल, ठीक है। लिखेंगे थोड़ा, चार्ज Q placed at point find the flux through the cone, find the flux through the cone whose half angle is alpha। एक चार्ज Q प्रेजेंट है एक पॉइंट पे, कह रहे कोन से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, इससे बहुत सारे लाइंस पास करेंगे, नंबर ऑफ लाइंस निकलेंगे, चारों तरफ निकलेंगे 3 डायमेंशन में। तो कह रहा है कि एक कोन से जो पास कर रहा है जिसका हाफ एंगल कितना है, अल्फा, ठीक है, उसका फ्लक्स निकालना है। तो यहां से जितने लाइन निकलेंगे वो सब लाइन यहां से पास करेंगे, ठीक है। तो वो जो छोटा फ्लक्स है, तो इसके लिए मैं ये सॉलिड एंगल का देखता हूँ कितना होगा सॉलिड एंगल। तो ये सॉलिड एंगल डी ओमेगा इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, और इस पॉइंट से टोटल फ्लक्स निकलेगा, अगर मैं इसे स्क्वायर मान लूँ तो टोटल फ्लक्स कितना लिखेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम के हिसाब से। तो टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में कितना सॉलिड एंगल इन्वॉल्व हुआ है, 4 पाई ना,
तो 4 पाई सॉलिड एंगल में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो 1 सॉलिड एंगल में कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय, तो ये डी ओमेगा सॉलिड एंगल में कितना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 4 पाई इंटू डी ओमेगा। तो जो हमारा इसके थ्रू फ्लक्स निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 4 पाई इंटू डी ओमेगा, 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा निकलेगा। बता दो, ये हो गया आंसर। चार्ज Q present at the center of cylinder, at the center of cylinder of radius r and height 2 root 3 r, radius r and height 2 root 3 r. Find flux through curved surface of cylinder. Flux through curved surface of cylinder. Flux through curved surface of cylinder. ठीक है, अब सभी बंदों ध्यान दो। देखो मैं बनाता हूँ सवाल, ऐसा एक डायग्राम है सवाल के हिसाब से। सेंटर पे चार्ज क्यों रखा हुआ है, इस कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, ऊपर में भी सर्कुलर सरफेस है, नीचे में भी सर्कुलर सरफेस है, तो बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा। टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा ना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इस टोटल फ्लक्स में फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस आएगा, सर्कल। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। तो हमको निकालना फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, तो ये हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस। कोई दिक्कत किसी को। अब इस सर्कुलर फेस से कैसे फ्लक्स निकलेगा, कितना निकलेगा, उसी बात को जानने के लिए देखो, अगर मैं यहां एक कोण मान लूं, मान सकता हूं ना, तो जितना अभी जिस कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस कोण से फ्लक्स निकालना तो सीख गए हम, तो इस कोण से जो फ्लक्स निकलेगा वो सर्कुलर फेस से हो गया, हाँ कि नहीं। अब उसके लिए हमको हाफ एंगल की जरूरत पड़ेगी, हाफ एंगल तो यही हो गया, तो हाफ एंगल कैसे निकलेगा। देखो हाइट कितनी, 2 रूट 3, तो जो ये वाला हो जाएगा उसका आधा हो जाएगा रूट 3 r, तो ये r है, ये रूट 3 r है, 10 अल्फा इक्वल टू r बाय रूट 3 r। अल्फा की वैल्यू कितना डिग्री, 30 डिग्री की 60 डिग्री, 30 डिग्री ना। 10 अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 1 बाय रूट 3, तो ये हो गया 30 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को, तो ये हो गया 30 डिग्री, तो ये हो गया अल्फा। अब अल्फा आ गया तो फ्लक्स थ्रू जो कर्व सरफेस सर्कुलर फेस आया, वो सर्कुलर फेस आया, वो हो जाएगा, देखो फॉर्मूला ही आ गया, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस हाफ एंगल, मतलब कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, तो यहाँ रख दे, तो ये हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस रूट 3 बाय 2। तो यहाँ जब रखेंगे इसे, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स ऑफ क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस रूट 3 बाय 2। कोई दिक्कत, यहाँ से 2 और 2, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1 प्लस रूट 3 बाई 2। देखो ये भी कैंसिल हो गया, कितना हो गया
√3q/2ε0 आंसर हो गया। अगर आपको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप नहीं बता पाओगे। ठीक है, बना दो। यही सवाल मेंस में पूछता तो यहीं पर छूट जाता, मतलब इसके आगे ये कैलकुलेट करने वाला जो प्रोसेस है वो नहीं निकाल सकते बिना सॉलिड एंगल के। तो यहीं पर मान लीजिए एक डेटा दे देगा, इसकी वैल्यू बोलेगा x, तो इसका आंसर हो गया 5ε0 - 2x, या इसका वैल्यू दे देगा x, ये बोल देगा निकालने के लिए, तो इसको उधर लेके जाएंगे, x माइनस होगा /2 होगा। ऐसे टाइप के मेंस में सवाल आते हैं। मेंस में जो यही क्वेश्चन आते तो बता, सर्कुलर फेस से बताता कि जो फ्लक्स है वो x है, तो फ्लक्स थ्रू कर्व कितना होगा, तो फ्लक्स थ्रू कर्व कितना होगा, तो फ्लक्स थ्रू कर्व प्लस 2 टाइम्स ऑफ सर्कुलर फेस इक्वल टू q/ε0, तो फ्लक्स थ्रू कर्व हो जाएगा q/ε0 - 2x। ये मेंस का सवाल हुआ। या इसी में फ्लक्स थ्रू कर्व दे देगा x या y, बोलेगा फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस बताओ, तो फिर वही y + 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस इक्वल टू q/ε0, तो फ्लक्स थ्रू सर्कुलर फेस आंसर हो गया q/ε0 - y/2। इसी सवाल को मेंस में पूछने का तरीका दूसरा है। At point A and B, two charge Q1 and -Q2 fixed. At point A and B, two charge Q1 and -Q2 fixed. Line of force emerge out of Q1. Line of force emerge out of Q1 at angle alpha with line AB at angle alpha with line AB find the angle beta at which it terminate on -Q2. Find the angle beta at which it terminate ये बीटा निकालना। जितने लाइन्स यहाँ से निकलेंगे अल्फा एंगल पे वो सब के सब टर्मिनेट होंगे यहाँ पर जाकर के बीटा एंगल पे, तो वही बीटा एंगल पता करना है। ऐसा डायग्राम नीचे बना दो। तो देखो ध्यान से, अगर ये प्लेन एंगल अल्फा है तो यहाँ सॉलिड एंगल से जितने फ्लक्स निकलेंगे वो कितना होगा, चार्ज जो यहाँ है Q1/2ε0 × 1 - cos अल्फा, और अगर यहाँ प्लेन एंगल बीटा है तो यहाँ जितने फ्लक्स आएंगे φ2 वो कितने होंगे, चार्ज Q2/ε0 2ε0 × 1 - cos बीटा बराबर। अब जितने लाइंस यहाँ, ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है और वो, तो जितने लाइंस यहाँ से निकले सब वहाँ जाएंगे, तो जो सा लाइन यहाँ से निकले वो सब वहाँ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला फ्लक्स और वो वाला फ्लक्स, नंबर ऑफ लाइंस को ही तो फ्लक्स कहते हैं ना, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर, इक्वल कर दो, अपने आप बीटा निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ अल्फा। देखो 2ε0 कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 × 1 - cos अल्फा इक्वल टू Q2 × 1 -
कॉस बीटा, जरा निकालो तो कॉस बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा। ट्रिगोनोमेट्री आती है, 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, वैसा लिखो। मान लो ये कोई मेटल है जिस पे चार्ज है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी उसकी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसके बारे में मैं बता चुका हूं। जहां रेडियस छोटा होगा सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड, बता चुका हूं ना। ठीक, अब इसके वजह से जो रेडिएशन प्रेशर होता है, इलेक्ट्रिक रेडिएशन प्रेशर, वो निकालना। इलेक्ट्रिक रेडिएशन प्रेशर PR, इसकी वैल्यू निकालनी। डायरेक्ट लिख देता हूं, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, या फिर इसी को चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब ये आया कैसे, उस बात को मैं प्रूफ करता हूं। अच्छा ये बताओ, किसी भी मेटल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे, ये तो बताया, बताया कि नहीं बताया? कब बताया मैंने ऐसा? हाँ, प्रॉपर्टीज जब पढ़ा था तब बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेटल पे क्या होते हैं। तो मान लो कि इस जगह में हमको एक छोटा सा एरिया कंसिडर करना है, छोटा सा एरिया कंसिडर कर लिया मैंने DS या DA, तो इसके ऊपर छोटा चार्ज होगा DQ, होगा ना। उस DQ की वैल्यू कितनी होगी बताओ? चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा इंटू एरिया DA। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E है तो इस पर फोर्स भी लगेगा, हाँ कि नहीं? फोर्स लगेगा ना, और फोर्स कितना होगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो ये E की वैल्यू वहाँ कितनी होगी ये निकालते हैं। तो अगर E निकालने जाते हैं तो कॉन्सेप्ट कैसा है? कॉन्सेप्ट ऐसा कि एक सिलेंडर मानने का, ये वाला अंदर में है तो 0, ये बाहर है तो E डॉट DS इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। E की वैल्यू हो जाएगी कितना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। बताया था ना, किसी भी एक मेटल के वजह से, ठीक है, मतलब प्लेट की वजह से जिसमें थिकनेस हो, उसकी वजह से सिग्मा बाय कितना? एप्सिलॉन नॉट। ये जो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है ये 2 की वजह से है। 2 फील्ड है इसमें। कौन कौन से फील्ड है? यहाँ पर एक सिर्फ इतने पार्ट पे जो चार्ज है उस चार्ज की फील्ड, उसे मैं E1 कह देता हूं, E1 ऑफ DS एरिया, E ऑफ DA एरिया, प्लस इस एरिया को छोड़ करके बाकी जो सरफेस उस पर भी तो चार्ज है ना, उसकी फील्ड E ऑफ रिमेनिंग पार्ट। क्या आपको समझ में आया? उस दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू है, हाँ, उस दोनों की नेट वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ कि अगर ये सिर्फ DA वाला एरिया होता, मतलब इतना बड़ा सरफेस होता जिसपे चार्ज प्लस है, इसके वजह से यहाँ फील्ड की वैल्यू कितनी होती? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा ही तो मानते हैं। सिलेंडर कंसिडर कर लो, तब इसमें दोनों तरफ सिलेंडर कंसिडर होगा, बाकी पार्ट तो हमने कंसिडर करे नहीं। तो यहाँ भी EDS, यहाँ भी EDS, तो 2EDS इक्वल टू Q इनसाइड सिग्मा DS बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको कैंसिल करते तो E की वैल्यू कितनी आती? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होती है ना। तो ये जो सिर्फ ये वाला पार्ट है उसके वजह से हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग। तो बताओ फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग कितना आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया बताओ? मतलब इस कॉन्सेप्ट से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग भी उतना ही है जितना फील्ड ड्यू टू DS एरिया है, और ये सब डेटा कितना है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेट फील्ड कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या इतनी बातें आप सबको समझ गए? हाँ या ना? एक बार फिर से देखो पूरी कॉन्सेप्ट को।
पूरी कहानी फिर से देखिए, बरोबर। अब मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट बताओ कि एक चार्ज है मान लो Q और दूसरा चार्ज है स्मॉल q, इसके वजह से जो इस पर जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है, Q बाय, तो इसके वजह से अगर ये डिस्टेंस r, तो इसके वजह से यहाँ फील्ड कितनी होती, Q बाय और इसका, तो ये फील्ड हो गया और ये चार्ज हो गया, तो फोर्स क्या हो गया, फील्ड इनटू चार्ज ना। तो उस जगह का चार्ज और फील्ड दूसरे की वजह से है कि नहीं, हाँ कि नहीं बताओ। तो अगर इस पे हमको फोर्स निकालना होगा तो फोर्स ऑन डीए एरिया, उस जगह का चार्ज इनटू फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, हाँ कि नहीं बताओ, लिखेंगे ना, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताओ। तो फोर्स ड्यू टू डी क्यू की वैल्यू लिख चुके हमने क्या, सिग्मा इंटू डी ए, और रिमेनिंग का फील्ड कितना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बराबर। अब फोर्स आ गया, ये फोर्स की वैल्यू, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता बताओ, फोर्स बाय एरिया ना, तो एरिया से डिवाइड करूंगा, तो फोर्स बाय एरिया मतलब डी ए, तो अगर मैं उसमें डी ए से डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा बताओ, सिग्मा स्क्वायर बाय, वही तो लिखा मैंने, रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, या फिर उसी को देखो सिग्मा इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज डेंसिटी, ये लिख दिया। तो दोनों फॉर्मूला हमको यूज आता है बहुत सारे जगह। एक बार फिर से देखो अच्छे से, समझ गया, लिखो। सवाल बनाने में इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन चूंकि ये सब कॉन्सेप्ट एडवांस का है तो ये सब भी आते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे एडवांस में। ओके, तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ गया। एक बार इसके डेरिवेशन को, मतलब सॉलिड एंगल के भी डेरिवेशन को और ये रेडिएशन प्रेशर के भी डेरिवेशन को खुद से कर लेना और आज ही कर लेना, तभी दिमाग में लंबे समय तक रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ये सब टॉपिक ऐसा है जो जितना